मैं एक पाकिस्तानी जांबाज भारत और नेपाल में अपने मिशन कामयाबी से मुकम्मल करके वतन वापस पहुंच चुका हूं, जहां एक देरीना दोस्त ने अपने खानदान को बचाने के लिए मुझे एक नए मिशन पर रवाना किया है। पिछले मिशंस को जानने के लिए हमारे चैनल पर मौजूद जासूस सीरीज को फॉलो कीजिए और हमेशा की तरह हमारी तमाम वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोस बाकायदगी से मिलती रहें, और कमेंट्स करके हमें अपनी राय से आगाह करते रहिए। तो आइए कहानी की तरफ चलते हैं। मैंने जो प्रोग्राम तरतीब दिया था वो बड़ा कठिन और बड़े लंबे रूट से होता हुआ रांगामाटी पहुंचने का था। मैंने अपने दोस्त और होटल के मालिक बाबर खान से चंद रोज की रुख्सत ली और 12 रोज बाद की तारीख का लिखा हुआ इस्तीफा भी दे दिया और कहा कि अगर 10-12 रोज में वापस न पहुंच सका तो फिर मेरा इस्तीफा मंजूर कर लेना। दरअसल उन दिनों हालात ही कुछ ऐसे थे कि हर लम्हे बेयकीनी का आलम तारी था। किसी को भी कुछ इल्म न था कि सियासी तौर पर अगले रोज मुल्क में क्या होने वाला है। राजा त्रिदेव रॉय ने भी पहले FSF की खिदमात हासिल की और फिर मेरे एक इशारे पर उन्हें फारिग कर दिया। मेरे साथ भी आखिरी लम्हे पर यही कुछ हो सकता था, लिहाजा मैंने अपनी मुलाजिमत को महफूज कर लिया। मेरे घरेलू हालात पहले से बहुत ज्यादा नागुफ्ताबे हो चुके थे। जिंदगी की हर दौड़ में कामयाबियों ने मेरे कदम चूमे थे, लेकिन इस दौड़ में मैं शिकस्त पर शिकस्त खा रहा था। मैंने अपने घर वालों को भी अपनी इस मुहिम से आगाह न किया और त्रिदेव रॉय से तयशुदा मुलाकात की सुबह PIA से कराची आ गया। होटल मेट्रोपोल के मालिक साइप्रस मिनवाला मेरी कराची में टैक्सेशन में मुलाजिमत के दौर से मुझसे इंतहाई शफकत बरतते और अपनी औलाद की तरह चाहते थे। मैंने उनके होटल में कायम किया और बाद दोपहर त्रिदेव से मिलने कसरे नाज चला गया। राजा साहब उस वक्त अपने बेडरूम में मैनोशी में मसरूफ थे। मुझे भी वहीं बुलाया। इस महफिल में 3 और आदमी उनके शरीककार थे। रस्मी गुफ्तगू के बाद राजा साहब ने उन तीनों को ड्राइंग रूम में बैठने का कहा। वो चले गए तो मैंने राजा साहब को अपना प्लान बताया। राजा साहब ने प्लान सुनने में दिलचस्पी न ली और कहा कि प्लान भी तुम्हारा है और जिम्मेदारी भी तुम्हारी। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। अपनी जरूरियात बताओ। मैंने कहा कि ईसाई नाम रॉबर्ट माइकल के नाम से पासपोर्ट और इखराजात के लिए 5 लाख रुपए के मसावी अमरीकी डॉलर। राजा साहब ने कहा कि बस सिर्फ यही कुछ? मैंने कहा जी हाँ, सिर्फ इतने में ही सारा काम इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएगा। राजा साहब ने अपने PA को इंटरकॉम पर कहा कि ड्राइंग रूम में बैठे लोगों को कमरे में भेज दे। जब वो तीनों आ गए तो राजा साहब ने उन्हें कहा कि मुझे कल शाम तक 5 लाख रुपयों के सरकारी रेट पर अमरीकी डॉलर चाहिए और एक अर्जेंट पासपोर्ट बनवाना है जो मुझे कल 4 बजे तक हर हालत में मिल जाए। तीनों ने यकबारगी सर हिलाकर कहा कि श्योर सर, इट विल बी डन। राजा ने कहा कि पासपोर्ट का फॉर्म और तस्वीर लेने कल सुबह 9 बजे आ जाना। थोड़ी देर के बाद वो इजाजत लेकर चले गए। राजा ने बताया कि ये तीनों सिंध इंजीनियरिंग वर्क्स में ऊपर के ओहदेदार थे। ये 5 लाख मुझे देंगे तो 10 लाख खुद कमाएंगे, और अगर मैं ऐसा न करूं तो फिर भी उनके पास ऐसे हरबे हैं कि मेरी लाइल्मी में ये 20 लाख हर महीने कमा सकते हैं। मैंने इस बात का कोई जवाब न दिया और इधर उधर की बातें करके इजाजत ली। PA के पास जाकर राजा साहब की हस्बे हिदायत अपनी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और रॉबर्ट माइकल के कवायफ लिखवाए और सादा कागज पर रॉबर्ट माइकल के 5-6 दस्तखत भी कर दिए। अगले रोज शाम 5 बजे जब मैं कसरे नाज पहुंचा तो राजा साहब पासपोर्ट और डॉलर लिए मेरे मुंतजिर थे। उन्होंने मुझे ये देते हुए कहा कि BOAC बैंकॉक तक तुम्हारा रिटर्न टिकट मैंने अपनी तनख्वाह से लिया है ताकि तुम्हारा सफर महफूज रहे। मैं इस अजीब मंतिक पर हंस पड़ा। राजा साहब ने मुझे टिकट के साथ बड़े लिफाफों में बंद खतूत दिए जिन पर कबायली जबान के अलावा इंग्लिश में भी नाम दर्ज थे। राजा साहब ने कहा कि इन खतूत को जाती तौर पर तसल्ली करके हर एक को अलग अलग देना। वापसी पर तुम्हारे हमरा मेरी बीवी और एक बेटा भी होगा। बेशक ज्यादा दिन लग जाएं, लेकिन उन्हें आराम और हिफाजत से लाना। एक और इंतहाई राजदारी का काम मैं तुम्हें सौंप रहा हूँ। मेरी बीवी के पास हमारे पुरखों का खजाना है। मैंने बीवी को लिखा है कि जड़ाऊ जेवरात तो मेरे बड़े लड़के को दे दें जो अब चकमा कबाइल का सरदार है, लेकिन तमाम जवाहरात जो 4 किलो से ज्यादा वजनी हैं, इन जवाहरात को मेरे बड़े लड़के और चकमा कबाइल से निहायत होशियारी और राजदारी से निकालना है। मेरे लड़कों को उनकी जरा सी भी भिनक पड़ गई तो फिर ना तो जवाहरात बचेंगे और ना ही तुम और तुम्हारे साथी।
तुम मेरे दोस्त हो, मैं तुम पर तो भरोसा कर सकता हूँ लेकिन अपने लड़कों पर नहीं। कबीले की रसूमात और सरदार की बीवी की रवानगी से पहले कबीले की औरतें उसे एक लम्हे के लिए भी अकेला नहीं छोड़ती। इसलिए मैंने अपनी बीवी को लिख दिया है कि खत मिलते साथ ही जवाहिरात तुम्हारे हवाले कर दिए, फिर ये तुम्हारी जिम्मेदारी होगी कि उन्हें बाहिफाजत मुझ तक पहुंचाओ। राजा त्रिदेव रॉय की बातों से मुझे महसूस हो रहा था कि उसे अपनी बीवी और बेटे से ज्यादा उन जवाहिरात को हासिल करने की ख्वाहिश थी। बीवी और बेटे को पाकिस्तान लाने का मकसद भी उनकी आड़ में जवाहिरात का हुसूल था। बहरहाल ये उसका ज़ाती मसला है। अभी तक वो चकमा कबाइल का सरदार था और महज पाकिस्तान से वफादारी की वजह से अपने कबीले में वापस नहीं जा सकता था। मुझ पर उसका इतना बड़ा एहसान था जिसे मैं कभी फरामोश नहीं कर सकता। खजाने का मालिक वो था जिसे उस तक उसूलन पहुंचना चाहिए था। चुनाचे मैंने ये जिम्मेदारी भी कबूल कर ली। मेरी सीट परसों की फ्लाइट के लिए ओके थी और मुझे सफर के लिए मजीद तैयारी भी करनी थी। मैंने इजाजत चाही तो राजा ने कहा कि फ्लाइट से 2 घंटे कबल मैं उसके पास आ जाऊं। किसी भी किस्म का रिस्क न लेने की वजह से वो एयरपोर्ट पर मेरे हमराह चलेगा। मैंने राजा को बता दिया कि इस सारी मुहिम में दरपेश हालात के पेश नजर 2 माह से 5 माह तक का अरसा लग सकता है, इसलिए मैं उसे कोई फिक्स्ड तारीख नहीं बता सकता। मैं अपनी तरफ से हद्दुल इम्कान कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द कामयाबी से लौट आऊं और जहां जहां भी मौका मिले उसे बजरिया तार हालात से मुत्तला रखूं। राजा त्रिदेव से रुखसत होकर मैं मेट्रोपोल आ गया। इस मुलाकात में राजा ने जो नए इंकशाफात किए थे उनके मुतालिक उसने इस्लामाबाद में हल्का सा भी इशारा नहीं किया था। वहाँ उसने सिर्फ ये कहा था कि उसकी रानी और छोटे बेटे को पाकिस्तान लाना है, लेकिन कराची में उसने अपने खानदानी जवाहिरात भी हमरा लाने का कहकर मुझे बड़ी उलझन में डाल दिया। उसके ये कहने से कि जवाहिरात का उसके बड़े बेटे को, जो अब कबीले का सरदार था, हरगिज पता न चले और ना ही कबीले के किसी फर्द को इस बात का इल्म हो, मुझे पेश आने वाली मुश्किलात और हालात की नज़ाकत का पूरा एहसास हो गया था। पहले मैं समझता था कि चकमा कबीले में पहुंचकर हम महफूज होंगे और राजा का बेटा रांगा माटी में हमारे क़याम और वापसी के सफर के दौरान कम से कम अपने कबीले की हुदूद तक अपने वसाइल के साथ हमारा मददगार साबित होगा, लेकिन अब सूरत हाल मुख्तलिफ दिखाई दे रही थी। सफर के दौरान और वापसी पर रॉबर्ट माइकल और उसके साथियों को इतना खतरा न था जितना चकमा कबाइल की हुदूद में पेश आ सकता था। सरदार बदलने के साथ साथ यकीनन वफादारियां भी बदल चुकी होंगी। नए सरदार की तकर्री का फरमान मैं हमरा लिए जा रहा था। इस फरमान का मतलब ये था कि राजा त्रिदेव रॉय के जो मखसूस वफादार थे उन्हें भी अब खुद राजा के फरमान के मुताबिक नए राजा की इताअत और उसके अहकामात बजा लाने पड़ेंगे। रांगा माटी मैदानी इलाके में नहीं बल्कि घने जंगलात और दुश्वार गुजार पहाड़ियों में घिरा हुआ है। वहां पहुंचने के लिए सबसे आसान और सहल रास्ता चिटागोंग से जाता है। इस रास्ते पर भी कोई बाकायदा सड़क नहीं। ऊंचे नीचे रास्ते पर 4 व्हील जीप भी बड़ी दुश्वारी से जाती है। रास्ते में एक बड़ा दरिया अबूर करने के लिए कोई पुल नहीं और बड़ी कश्ती में जीप समेत सवार होकर दरिया अबूर किया जाता है। पहाड़ों में 2 जगहों पर ऐसे गहरे खड्ड आते हैं जिन पर से गुजरने के लिए सिर्फ 1-1 फुट चौड़ी लकड़ी के 2 बड़े शहतीर रखे हुए हैं जिन पर से जीप गुजारनी पड़ती है। मुझे अपनी ड्राइविंग पर बड़ा नाज था, लेकिन माजी में इन शहतीरों पर से मैं जितनी बार भी गुजरा, मैंने अपने दोस्तों की रहनुमाई में जो जीप से उतर जाते थे, जीप के अगले पहिए शहतीर पर चढ़ाता और फिर अल्लाह का नाम लेकर और आंखें बंद करके एक्सेलरेटर पूरा दबा देता और आंखें तब खोलता जब दोस्त चिल्लाकर बताते कि पुल उबूर कर चुके हो। दोस्तों ने हमेशा इन पुलों को पैदल चलकर ही उबूर किया। ये आसान तरीन तरीका है। ये दुश्वार गुजार रास्ता भी अब हमारे लिए ममनू था क्योंकि हम किसी भी हालत में चिटागोंग जाने का खतरा मोल नहीं ले सकते थे। मेरे प्लान के मुताबिक हमें सबसे ज्यादा बुलंदी पर पहले मोरंग और फिर मघ कबाइल से गुजरते हुए आखिर में चकमा कबीले तक पहुंचना और फिर उसी रास्ते से वापस लौटना था। वापसी पर हमारे हमराह रानी और उनके बेटे के अलावा बेशकीमत जवाहिरात भी होने थे। तसव्वुर में तो ये बड़ी एडवेंचरस और दिलचस्प मुहिम दिखाई देती है, लेकिन अमली तौर पर तकरीबन नामुमकिनुल अमल थी। बहुत सोचो विचार के बाद अगले रोज मैं फिर राजा त्रिदेव के पास गया और उसे कहा कि वो अपने बड़े बेटे के लिए एक और फरमान लिखे जिसमें तुम्हारी अनकरीब वापसी और दोबारा सरदारी संभालने और बांग्लादेशी हुकूमत से बरसरे पैकार रहने के अलावा तुम्हारे यूरोपियन मर्सिनरीज के हुसूल की कोशिश के अहवाल भी दर्ज हों।
رانی اور چھوٹے بیٹے کو پاکستان بلانے کی وجہ اور آئندہ جنگ میں ان کی حفاظت اور قبیلے کے لوگوں کو بھی اس جنگ کے لیے پوری طرح تیار کرنے کا حکم بھی دے۔ میں نے راجا کو کہا کہ میں یہ نیا فرمان تمہارے بیٹے کو پہلے دوں گا اور واپسی کے وقت اسے کہوں گا کہ رانی صاحبہ اور چھوٹے بیٹے کی حفاظت کے لیے اپنے چاق و چوبند جوان اور ایک معتبر شخص ہمارے ہمراہ بھیجے جو برما کی سرحد تک ہمارے ساتھ رہیں۔ ان کے واپس جاتے ہی میں معتبر آدمی کو تمہارا اصلی فرمان دے دوں گا۔ جب تک وہ فرمان تمہارے بیٹے کو ملے گا ہم ان کی پہنچ سے بہت دور نکل چکے ہوں گے۔ راجا کو میری بات سمجھ آ گئی اور اس نے ایک نیا فرمان لکھ کر مجھے دے دیا۔ میں نے دونوں فرمانوں کے لفافوں پر اپنے نشان لگائے تاکہ انہیں دیتے وقت غلطی کا امکان نہ رہے۔ راجا سے میری بے تکلفی تھی۔ میں نے اسے پوچھا کہ جب تم یہاں ایک فرانسیسی عورت سے محبت کی پینگیں بڑھا رہے ہو تو پھر رانی کو یہاں بلانے کی وجہ یقیناً یہ ہوگی کہ رانی کے بغیر جواہرات تم تک پہنچ نہیں سکتے۔ بجائے جھینپنے کے راجا کھلکھلا کر ہنس پڑا اور بولا کہ میں تمہاری ذہنی رسائی کو داد دیتا ہوں، مجھے واقعی صرف جواہرات کی ضرورت ہے۔ رانی اور بیٹے کو میں انگلستان بھجوا دوں گا تاکہ میرا بیٹا مغربی تعلیم حاصل کر سکے۔ جہاں تک فرانسیسی عورت کا تعلق ہے تو تم نے اسے آج شاید پہلی بار ہی دیکھا ہوگا۔ تمہارے یہاں آنے سے چند لمحے پہلے ہی وہ میرے کمرے سے نکلی تھی۔ نہ جانے ایسی کتنی عورتیں یہاں اور اسلام آباد میں میرے پاس آتی ہیں۔ تمہیں یہ بھی بتا دوں کہ ان عورتوں میں بیشتر پاکستانی اور مسلمان ہوتی ہیں۔ راجا کی یہ بات سن کر مجھے طیش تو بہت آیا لیکن میں خاموش رہا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ راجا کسی عورت کو بلانے اس کے گھر نہیں جاتا تھا۔ اپنی اغراض اور معاشرے کے ناسور کا شکار یہ عورتیں خود راجا کے پاس آتی تھیں۔ اس میں راجا کا کوئی قصور نہ تھا۔ جب اپنی مرغی ہی اچھی نہ ہو تو اس کے ہمسایوں کے گھر انڈے دینے پر ہمسایوں سے جھگڑا کیوں؟ اور یہاں تو بات چند کی نہیں بلکہ آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا تھا۔ اگلا دن میں نے سفر کی تیاری اور اپنے پلان کو مزید ٹھیک ٹھاک کرنے میں گزارا۔ مجھے بار بار ایک ہی خیال ستا رہا تھا کہ اگر دلی سے لڑکے کسی وجہ سے مجھ تک نہ پہنچ سکے تو پھر میں کیا کروں گا؟ پاکستان سے میں بالکل اکیلا جا رہا تھا۔ اس مشن میں جن کی شمولیت ناگزیر تھی ان کی آمد کی ابھی تک صرف امید یا زیادہ سے زیادہ میری خوش فہمی تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ اگر دلی کے لڑکے مجھ تک نہ پہنچ سکے تو میں ان کے متبادل کہاں سے ڈھونڈوں گا؟ بینکاک تک میرا سفر پاسپورٹ پر اور قانون کے دائرے میں تھا۔ اس سے آگے رانگا ماٹی تک اور پھر بینکاک تک واپسی غیر قانونی، اور واپسی پر رانی اور لڑکے نے بھی میرے ہمراہ ہونا تھا۔ مجھے بینکاک یا یوں کہہ لیجئے کہ تھائی لینڈ سے گائیڈ بھی لینے تھے، اسلحہ بھی خریدنا تھا اور اگر دلی سے لڑکے نہ آ سکے تو تھائی لینڈ سے ہی ان کے متبادل بھی تلاش کرنے تھے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ تھائی لینڈ میرا بیس کیمپ تھا جہاں سے پوری تیاری کے بعد ہی مجھے آگے بڑھنا تھا۔ راستے میں مجھے کسی مدد یا کمک کی توقع نہیں رکھنی چاہیے تھی۔ میں انہی خیالوں میں گم تھا کہ اچانک مجھے اپنے سابقہ محکمے کی نگرانی کا خیال آیا۔ میرے اچانک غائب ہو جانے سے وہ میرے متعلق خطرناک حد تک شک و شبے میں مبتلا ہو سکتے تھے۔ کھٹمنڈو سے میری پاکستان واپسی کے بعد 1 سال تک مجھ پر پاسپورٹ بنوانے اور ملک سے باہر جانے کی پابندی تھی اور میں غلط نام سے پاسپورٹ بنوا کر ملک سے باہر جا رہا تھا۔ بھارت میں میرے خطرناک مشنز کو کامیابی سے پورا کرنے اور خصوصاً ڈی ایم آئی ہیڈ کوارٹرز کی حراست سے فرار ہونے میں کامیابی کو اگر ایک طرف سراہا گیا تھا تو دوسری طرف اس امکان کو بھی یکسر مسترد نہیں کیا گیا تھا کہ میں خدا نخواستہ ڈی ایم آئی کے ہاتھوں بک کر اور ڈبل ایجنٹ بن کر واپس لوٹا ہوں۔ میری ہر حرکت کی نگرانی کی جاتی تھی۔ میرے بغیر اطلاع اور بغیر کسی معقول وجہ کے یکایک غائب ہونے کو کئی مفہوم پہنائے جا سکتے تھے اور میری واپسی پر مجھے بھیانک انجام سے دوچار بھی کیا جا سکتا تھا۔ اسی سوچ سے میرے جسم پر کپ کپی کی لہر دوڑ گئی۔ میں سیدھا راجا کے پاس گیا اور اسے اپنے خدشات سے آگاہ کیا۔ میری باتیں سن کر وہ بھی سوچ میں پڑ گیا۔ ہم دونوں نے واقعی اس بہت اہم بات کو بالکل نظر انداز کر دیا تھا۔ ہم یہ سارا مشن ہی ختم کرنے کے بارے میں سوچ رہے تھے کہ آخری کوشش کے طور پر اس نے اپنے پی اے کو وزیر اعظم صاحب سے ٹاپ پرائیورٹی مسئلہ کہہ کر فون ملانے کا کہا۔ خوش قسمتی سے آدھے گھنٹے ہی میں وزیر اعظم صاحب کا ان سے رابطہ ہو گیا۔ راجا نے چونکہ پہلے بھی اس مسئلے پر ان سے بات کی ہوئی تھی اس لیے اسے ساری بات شروع سے سمجھانے کی ضرورت نہ پڑی۔ دونوں بے تکلف دوست بھی تھے اور ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے بھی۔ میں تو ٹیلی فونک گفتگو میں صرف راجا کی بات سن سکتا تھا، دوسری طرف سے کیا کہا گیا مجھے اس کا کچھ علم نہیں۔ جب یہ گفتگو ختم ہوئی تو راجا کے چہرے پر اطمینان جھلک رہا تھا۔ اس نے کہا فکر نہ کرو، سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اور یقین جانیے 1 گھنٹے کے اندر ہی راجا کے پی اے نے بتایا کہ میرے محکمے کے 2 اعلیٰ افسران اسلام آباد کی ہدایت پر اس سے ملنے آئے ہیں۔ انہیں فوراً بلوا لیا گیا۔ ان 2 افسران نے مختصراً میرے اور راجا کے بیان لیے۔
और एक पहले से टाइप शुदा क्लियरेंस सर्टिफिकेट जिस पर खाली जगहों में मेरा असली नाम, नकली नाम और पासपोर्ट नंबर और मेरा महकमाना कोड नंबर उन्होंने खुद लिखकर मुझे दे दिया। सर्टिफिकेट में लिखा हुआ था कि अहम सरकारी फराइज की अंजामदही के लिए महकमे के सरबराह की हिदायत पर मुझे बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दी गई है और वापसी पर मैं अपने साबिका महकमे में रिपोर्ट करूं। ये सर्टिफिकेट देकर वो चले गए। मेरी बहुत बड़ी मुश्किल हल हो चुकी थी। होटल मेट्रोपोल आकर मैंने इस सर्टिफिकेट की 4 कॉपियां बनवाई। एक अपने घर, एक पिशावर में होटल के मालिक बाबर खान को, एक कॉपी अमानतन मिस्टर मिनवाला को दी और एक अपने पास रखी जिसे जहाज में प्रवास के दौरान मैंने तल्फ कर देना था। अगले रोज बाद दोपहर 3 बजे मैं मेट्रोपोल से चेकआउट होकर अपना सूटकेस लिए राजा के पास कसरे नाज चला आया। राजा भी बिल्कुल तैयार था। उसके सेक्रेटरी के हमरा हम एयरपोर्ट को रवाना हुए। राजा साहब के हमरा होने की वजह से हम VIP लाउंज में गए। वहीं से मेरा सूटकेस ले लिया गया और मुझे बोर्डिंग कार्ड भी दिया गया। ब्रिटिश ओवरसीज एयरवेज कॉरपोरेशन उन दिनों दुनिया भर की एयरलाइंस में अपना एक मुनफरिद मकाम रखती थी। बाद में दुनिया भर की ये सबसे बड़ी हवाई कंपनी खत्म कर दी गई। जहाज की रवानगी का ऐलान हुआ तो राजा ने गर्मजोशी से मुझे अलविदा कहा और हाथ मिलाते हुए एक मोटा लिफाफा मुझे थमा दिया और कहा, ये हमारी आदत है कि दोस्त को रुखसत करते वक्त कोई तोहफा जरूर देते हैं। रांगा माटी में भी तुमने देखा था कि हम दोस्तों और मेहमानों को कभी खाली हाथ विदा नहीं करते थे। इस लिफाफे में $30,000 हैं और ये हमारी तरफ से तोहफा है। मैंने लिफाफा लेकर उसका शुक्रिया अदा किया। एयरपोर्ट की गाड़ी मुझ अकेले को जहाज तक ले गई। मेरा टिकट फर्स्ट क्लास का था। VIPs और फर्स्ट क्लास के मुसाफिरों को जहाज तक चंद कदम पैदल चलना भी दूभर होता है और ये मसनूई और पैसे से खरीदी गई इज्जत पाकर वो फूले नहीं समाते। जहाज रनवे पर दौड़ते हुए अपनी मंजिल की तरफ महवे परवाज था। इसकी मंजिल तो बैंकॉक थी, लेकिन मेरा असल मंजिल की तरफ सफर बैंकॉक से शुरू होता था। मैंने आइंदा पेश आने वाली दुश्वारियों के मुताल्लिक सोचना ही छोड़ दिया। मेरी गुज़श्ता जिंदगी में खुदाए जुल जलाल वल इकराम मेरी ना हल होने वाली उलझनों को ऐन वक्त और गैर मुतवक्के तौर पर हल करता रहा और इसी वजह से मुझे उसकी जात, उसके कादिरुल मुतलक और मुसब्बबुल असबाब होने पर यकीन कामिल था। अब भी मैंने उसी से मदद मांगी क्योंकि सिर्फ वही मदद करने वाला है। इस सोच ने मुझे बड़ा सुकून दिया और मैं गहरी नींद से उस वक्त चौंका जब एयर होस्टेस ने अनाउंसमेंट की कि जहाज बैंकॉक एयरपोर्ट पर उतरने वाला है। सिगरेट बुझा दीजिए और सेफ्टी बेल्ट्स बांध लें। जहाज में मगरिब से मशरिक की तरफ सफर करते हुए जिस्मानी थकन और दिमागी तनाव बहुत बढ़ जाता है। 7.5 घंटे के मुसलसल सफर ने मुझे भी ऐसी ही हालत से दो चार कर दिया था। एयरपोर्ट पर ही 3 माह का विजिट वीजा मेरे पासपोर्ट पर लगा दिया गया। एयरपोर्ट से ही मैंने $500 के भात लिए जो कि थाई करेंसी थी और टैक्सी लेकर रॉयल प्लाजा होटल चला गया। होटल पहुंचकर मैंने गुस्ल किया और सफर की थकान दूर करने के लिए 2 पेन किलर्स की गोलियां खाईं। सुबह तो हो ही चुकी थी और आज ही से मैंने अपने मिशन के लिए अपनी जिद्दोजहद का आगाज करना था। मैं सुबह 9 बजे बैंकॉक के मरकजी टेलीफोन और टेलीग्राफ ऑफिस में पहुंच गया और दिल्ली में आरिफ के घर के नंबर पर अर्जेंट कॉल बुक की। चंद मिनट में ही कॉल मिल गई। लाइन पर आरिफ था। खैर व आफियत दरियाफ्त करने के बाद जब मैंने उसे बताया कि मैं बैंकॉक से बोल रहा हूं तो वो बहुत हैरान हुआ और जब मैंने उसे ये बताया कि मुझे एक और मुहिम दरपेश है जिसके लिए मुझे गैराज के लड़कों और लाजमी तौर पर कैसर की जरूरत है, तो वो कहने लगा कि खुदा के लिए अब बस कर दो। क्यों अपनी जान के पीछे हाथ धोकर पड़ गए हो? क्या भारत और काठमांडू में पेश आने वाले हालात से तुम्हारा जी नहीं भरा? मैंने जवाब दिया कि मैं तो अपनी बाकी जिंदगी आराम और सुकून से गुजारना चाहता था, लेकिन एक देरीना गैर मुस्लिम दोस्त ने जिसने माजी में मुझ पर एक एहसान किया था जिसे मैं कभी फरामोश नहीं कर सका, अपने उसी सुलूक और दोस्ती के जोम में मुझसे मदद मांगी तो मैं इनकार न कर सका। आरिफ ने बताया कि नजीर, कैसर और गिराज के लड़के सब बखैरियत हैं। मेरे महकमे के साथियों से भी कभी कभार मुलाकात हो जाती है। कैसर ने गिराज और घर में टेलीफोन लगवा लिया है। आरिफ ने मुझे उसका नंबर दिया। रस्मी कलमात और एक दूसरे के घर वालों की खैरियत दरियाफ्त करने के बाद मैंने फोन बंद कर दिया और कैसर को फोन किया। कैसर ने खुद टेलीफोन उठाया। उससे भी रस्मी कलमात के बाद जब मैंने अपने मतलब की बात की तो वो भी हैरान रह गया। कहने लगा, क्या आप गोश्त पोस्त के बने हुए हैं या लोहे के? मैंने उसे अपनी मजबूरी बताई और पूछा क्या इस मुहिम में वो और कम से कम 6 साथी लड़के मेरा साथ देने को तैयार हो सकते हैं? तो कैसर ने जवाब दिया कि भाईजान, आपके लिए तो हम आखिरी हद तक जाने को भी तैयार हैं, आप बस हुक्म करें।
میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ ابھی میں خود بھی اس مہم کے واضح خد و خال ترتیب نہیں دے سکا، تم اپنے ساتھیوں کے ساتھ پوری تیاری کر لو، آج سے ٹھیک 10ویں روز میں اسی وقت تمہیں فون کروں گا، میرا فون ملنے پر تم دلی سے چل پڑنا اور بینکاک سے میں روانہ ہو جاؤں گا، اور ہماری ملاقات انشاءاللہ بھارت اور برما کے بھارتی سرحدی قصبے کالادان میں ہوگی، اپنے ہمراہ لانگ بوٹ ضرور لانا۔ اس مہم میں ہمیں زہریلے سانپوں، دلدلی جونکوں، زہریلے مچھروں اور مکھیوں کے علاوہ وحشی قبائل سے بھی واسطہ پڑے گا، اس لیے پوری اور مکمل تیاری سے آنا۔ کالادان پہنچنے کے لیے نقشوں سے مدد لینا۔ میں کل اسی وقت دوبارہ فون کروں گا، اگر کسی وجہ سے آپ لوگ نہ آ سکتے ہوں تو مجھے کل ہی بتا دینا۔ قیصر نے میری بات کاٹی اور کہا کہ بھائی جان، اگر آپ نے صرف ہمارے اس مہم میں شریک ہونے یا نہ ہونے کے متعلق پوچھنے کے لیے فون کرنا ہے تو پھر فون نہ کیجیے گا۔ قیصر نے آپ سے جو وعدہ کیا ہے اسے بشرط زندگی ضرور نبھائے گا، اور آپ کی ہدایت کے مطابق ہم ساتوں آپ کی طرف سے گرین سگنل ملنے پر فوراً روانہ ہو جائیں گے۔ میں نے قیصر کو مزید کچھ ہدایت دینے کے لیے اگلے روز فون کرنے کا کہا اور ہوٹل واپس آ گیا۔ عارف اور قیصر نے مجھ سے دوبارہ خطروں میں کودنے کا جو شکوہ کیا تھا وہ بالکل بجا تھا، لیکن میری مجبوری یہ تھی کہ میں اصولوں کا قیدی تھا اور ہوں، کسی کے احسان، خلوص اور محبت بھرے احساس کو میں کبھی بھلا نہیں سکتا۔ وہ راجا تریدیو کے چٹاگانگ میں میرے دشمن بنگالی ہندو انسپیکٹر کو واصل جہنم کرنے کی صورت میں ہو، یا میرے پسندیدہ خشک فروٹ کاجو سے بھرا ٹن مجھے دینے کی صورت میں، راجا نے اپنی امید اور مجھ پر بھروسے کی وجہ سے ہی مجھ سے مدد مانگی تھی، جس سے میں انکار نہیں کر سکا۔ دوستی میں نہ تو مذہب حائل ہوتا ہے، نہ فاصلے اور وقت، اور نہ ہی دوستی میں دوست کی ظاہری برائی اور کمزوری دیکھی جاتی ہے۔ راجا کی ساری خامیوں اور برائیوں کو جانتے ہوئے بھی وہ میرا بہترین دوست تھا۔ دوستی کی آزمائش میں بھی پہلا قدم اسی نے رکھا تھا۔ اب میری آزمائش کا وقت تھا اور میں اس آزمائش سے قدم پیچھے کیسے ہٹا سکتا تھا۔ ممکن ہے آپ لوگوں کو میری اس رائے سے اختلاف ہو، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مذہب اور وطن کو گزند نہ پہنچانے والے سے دوستی کی کوئی حد نہیں، اور ایسی دوستی عزیز و اقارب کی سچی جھوٹی محبتوں سے بہت بلند اور عرفہ ہوتی ہے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہماری جاسوس سیریز کو پسند کرنے کا بے حد شکریہ۔ ہمیشہ کی طرح اس ویڈیو کو بھی لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سرخ بٹن کو دبائیے اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو ہماری تمام ویڈیوز بلا تاخیر ملتی رہیں، اور کامنٹ کر کے ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کرتے رہیے۔ ہم مزید ویڈیوز لے کر جلدی حاضر ہوں گے۔ اپنا بے حد خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔